हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि एक फाइनल ईयर अर्थात 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, जिसका आज मैं फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये इंट्रोडक्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी बुक का या किसी भी किताब का या सब्जेक्ट का अगर कोई भी आप लोग मैटर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं देखते हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी आपका रहेगा और लेक्चर हमारा फर्स्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, MK स्टडी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिस यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेट्रोलॉजी होता क्या है। मेट्रोलॉजी के अंदर हमें थोड़े बहुत स्टेप्स देखेंगे क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक बनता है इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी। देखिए, आपसे अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेट्रोलॉजी को डिफाइन कीजिए तो आप लोग आधे पेज में काम चला लेंगे या 4 लाइन 5 लाइन में डिफिनेशन देकर काम चला लेंगे, लेकिन मेट्रोलॉजी से आप क्या समझते हैं और मेट्रोलॉजी को परिभाषित कीजिए। अगर दोनों क्वेश्चन साथ में आते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए लिखने के लिए। वो कॉन्सेप्ट आपको मैं आज दूंगा और साथ में डिफिनीशन भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेट्रोलॉजी क्यों आवश्यक है और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ यूज है, किस प्रकार यूज है। तो अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, औद्योगिकरण, तो हम देख रहे हैं कि अपने देश में बहुत सारे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। अतः औद्योगिकरण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और केवल अपने ही देश में नहीं, अदर कंट्री भी क्या कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, और प्रत्येक कंट्री नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, नए नए प्रोडक्ट ला रही है। तो इसके लिए अगर प्रोडक्ट ला रही है कंपनी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है उसकी एक्यूरेसी, यथार्थता और परिशुद्धता को बनाए रखना है। उसकी यथार्थता और परिशुद्धता किसके अनुसार होनी चाहिए, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल है, उसके अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इंडस्ट्री खोल दिया और प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया, वो प्रोडक्ट को मार्केट में ला के बेचने लगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, अगर उसके पास कुछ क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट में, या इंटरनेशनल लेवल की उसके अंदर मानक के अनुरूप नहीं है, तो प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाएगा तो क्या होगी, उस इंडस्ट्री की विख्यात घटेगी, फेम घटेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या होगा, एक टॉलरेंस के अंदर नहीं रहेगा। हमारे काम का तो रहेगा बट उसकी लाइफ कम होगी, या बोल सकते हैं कि हो सकता है वो काम में भी ना आ पाए जिस समय हम खरीदते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज नहीं है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी पद पे, जैसे इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, या हम बोल सकते हैं टेक्नीशियन है, तो फिर वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उस इंडस्ट्री के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम टर्म देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में कोई उत्पाद बनाया जाता है तो उस उत्पाद को हम यह चाहते हैं, अर्थात वो कंपनी यह चाहती है कि हमारी कंपनी में जो उत्पाद निर्मित हो रहा है वो उत्पाद क्या हो, उच्च गुणवत्ता वाला हो। उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद तभी हमें प्राप्त होगा जब उसमें लगे कारीगर क्या हो, कार्य कुशल हों। किसमें, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग में। उनके पास मेट्रोलॉजी का स्किल होना चाहिए, मेजरिंग का स्किल होना चाहिए। अगर जो उत्पाद बन रहा है, अगर वे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानक गुणवत्ता स्तर के अनुरूप हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वे अंतर्राष्ट्रीय मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है तो हम बोल सकते हैं मार्केट में उसकी वैल्यू घट जाएगी। यही कारण है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक इंडस्ट्री में, या हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग के छात्रों को मेट्रोलॉजी और मेजरिंग का नॉलेज होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसमें मेट्रोलॉजी और मेजरिंग से रिलेटेड कार्य जरूर होते हैं। तो यहाँ पे हमने मेट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। एक थोड़ा बड़ा स्टेप देखते हैं। अगर हम बात करें किसी कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपनी में किसी प्रोडक्ट का अगर हमें क्या करना है,
उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमें क्या क्या गुजरना होगा, डिज़ाइन प्रोसेस से गुजरना होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना होगा, असेंबलिंग प्रोसेस से गुजरना होगा, टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना होगा, इंस्पेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर हम इन सभी प्रोसेस से गुजरते हैं तभी जाके एक हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो हम फाइनल प्रोडक्ट पाने से पहले एक क्वालिटी कंट्रोल का टर्म होता है, अगर उसकी क्वालिटी कंट्रोल में नहीं है तो फिर क्या होगा, कंपनी को लॉसेस होगी, वो प्रोडक्ट नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं 10 पीस 50 पीस बनाते हैं, हज़ारों के पीस में 1500 2000 3000 के पीस बनते हैं। तो सभी का अगर हम टेस्टिंग करने लगे तो वहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारा लॉस ऑफ फैक्टर बनेगा। यही कारण है जब किसी कंपनी द्वारा एक ही प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं तो उस उत्पाद के लॉट या समूह या ग्रुप में से हम क्या करते हैं, एक या दो प्रोडक्ट उठाते हैं और उन प्रोडक्ट को जो भी हमारे पास गेज है या जिस तरह की मेजरमेंट विधि का उपयोग करना है उसके द्वारा हम उसको क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं या इंस्पेक्शन कर लेते हैं। अगर वह प्रोडक्ट एक टॉलरेंस में है या हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर के अनुरूप है तो उससे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और यह माना जाता है कि बाकी जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे वो क्या हैं, एक गुणवत्ता स्तर के अंदर हैं। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया। और दूसरी बात ये रही, आपको पता है जब भी हमें कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम बोल सकते हैं हमें सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनानी पड़ती है, उस ड्राइंग को प्रिंट करते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्देशित होती हैं जैसे कि डायमेंशन, मटेरियल, प्रोसेस, ये सारी चीज़ें क्या होती है उस पर निर्मित होती हैं। तो इनमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एक मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ भी हम बोल सकते हैं मेट्रोलॉजी और मेज़रमेंट दोनों उपयोगी है। इसके बाद से हम नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी थोड़ा बहुत देख लिया, कैसे रिलेट करना है उसको समझ लिया। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, मेट्रोलॉजी या मेजरिंग ये दोनों टर्म एक इंडस्ट्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी कंपनी में चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे एक वर्कर हो, चाहे वो आपका इंस्पेक्शन इंजीनियर हो या मतलब जो भी उस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मेट्रोलॉजी और मेजरिंग का स्किल होना आवश्यक है उन सभी के पास। तो इसकी दृष्टि का ध्यान रखते हैं हम लोग मेट्रोलॉजी को पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग को मेट्रोलॉजी के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपसे पूछता है मेट्रोलॉजी से आप क्या समझते हैं तो उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से बनाकर लिख ले जाएंगे, क्योंकि मेजरिंग से रिलेटेड भी काम होता है, मापन से रिलेटेड भी काम होता है आपको वहाँ पे। इसके बाद से हम देखते हैं, हाँ, अगर आपसे ये पूछ दे कि मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं या मेट्रोलॉजी कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो मेट्रोलॉजी को मैं डिफ़ाइन करता हूँ, डिफिनीशन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डिफिनीशन ऑफ मेट्रोलॉजी। डिफिनीशन ऑफ मेट्रोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैं डिफिनीशन आपको बता रहा हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा, आई होप आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, मेट्रोलॉजी को अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो सिर्फ 3 से 4 चीज़ें याद रखनी होगी। क्लियर? सबसे पहले मेट्रोलॉजी का नॉलेज हमारे पास क्यों होना चाहिए, तो हमें पता है कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होंगे। क्या होंगे? मेजरिंग के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होंगे, उनसे रिलेटेड होगा। कुछ उपकरण होंगे, उनसे रिलेटेड होगा। मेजरिंग मेथड होंगे, उनसे रिलेटेड होगा। अतः हम कह सकते हैं, अगर डिफिनीशन ऑफ मेट्रोलॉजी की बात करें, मेट्रोलॉजी या हम बोल सकते हैं इसको मापनिकी, ध्यान रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं मापनिकी। किसे कहते हैं तो हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग का वह विषय क्या है, इंजीनियरिंग में ही तो पढ़ा जाता है। इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसके अंतर्गत मापन की इकाइयों, क्लियर है, यानी हम बोल सकते हैं मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन की इकाइयों, उपकरणों, मापन की विधियों, मापन यंत्रों आदि का अध्ययन किया जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी या मापनिकी कहलाता है।
एक बार रिपीट करता हूँ, इंजीनियरिंग का वह विषय जिसके अंतर्गत, इंजीनियरिंग का वह विषय जिसके अंतर्गत मापन की इकाइयों, मापन यंत्रों, उपकरणों अथवा मापन विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मापनिकी या मेट्रोलॉजी कहलाता है। तो आई होप मेट्रोलॉजी का डिफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद से हम ये देखते हैं कि मेट्रोलॉजी का स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, नेक्स्ट है आपका स्कोप, SCOP, स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी। देखिए स्कोप मतलब आप कह सकते हैं प्रख्याति, क्लियर है। तो आप लोग स्कोप का हिंदी देख लीजिएगा, स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी के अंदर आपको कुछ टर्म्स याद रखने हैं, वो कैसे रिलेट करेगा वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला टर्म बनता है, आप बोल सकते हो फॉर इंस्पेक्शन। दूसरा आपका होता है फॉर कंट्रोलिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं निरीक्षण में। यहाँ बोल सकते हैं उत्पादन प्रक्रम नियंत्रण में, उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण में। तीसरा आप बोल सकते हैं फॉर इंस्पेक्शन हो गया, फॉर कंट्रोलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। तीसरा आप बोल सकते हैं फॉर मेजरिंग ऑफ डिफरेंट पैरामीटर। हम बोल सकते हैं विभिन्न प्राचलों के मापन में, विभिन्न प्राचलों के मापन में। चौथा बोल सकते हैं फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट ऑफ नोट डाउन कर सकते हैं फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी में आपको ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं, और इन 5 पॉइंट के अंदर आपको कैसे क्या लिखने हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहला पॉइंट है आपका फॉर इंस्पेक्शन, निरीक्षण में। दूसरा फॉर कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे, तो आई होप उनके लिए मैं इसको हिंदी में बोल दूंगा, क्योंकि हिंदी में लिखने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए उसके लिए। फॉर इंस्पेक्शन हो गया आपको, फॉर कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, फॉर मेजरिंग ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स हो गया, फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। हाँ, फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ, कह सकते हैं मापन यंत्रों का अनुरक्षण एवं अंशांकन। फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स हो गया, मशीनी औजारों का
संरेखण, ये 5 पॉइंट हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें फॉर इंस्पेक्शन, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा जब किसी कंपनी अथवा इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी किसी उत्पाद का उत्पादन होता है, तो वह उत्पादन 1, 2, 4, 10 प्रोडक्ट के रूप में नहीं होता है। वो उत्पादन 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 के रूप में होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारा आता है और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को एक नियंत्रण में रखने के लिए हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो इंस्पेक्शन किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ग्रुप, लॉट अथवा समूह से किसी एक आइटम को उठाते हैं या नग को उठाते हैं। उस आइटम को हम क्या करते हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हमें मेज़र करना होता है उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं और देखते हैं वो एक निर्धारित टॉलरेंस के अंदर है कि नहीं। अगर वो निर्धारित टॉलरेंस के अंदर है, अगर हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर के अंतर्गत है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और पूरा लॉट हमारा क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है। तो वहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा मेट्रोलॉजी है वो फॉर इंस्पेक्शन या निरीक्षण में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद से दूसरा पॉइंट बनता है फॉर कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहले हमारे पास निरीक्षण का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास इंस्पेक्शन का नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे, उससे कंट्रोल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को नहीं रख पाएंगे। जैसे कि सपोज़ कीजिए, जब आप किसी उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन क्या हो रहा है, बहुत सारे नंबर में हो रहा है, 1000, 2000, 1500 या 5000 भी मान सकते हैं। तो हमें पता है अगर उस उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में हमें जांचनी हो कि क्या हमारे द्वारा जो उत्पाद निर्मित हो रहा है एक निर्धारित मानक के अंतर्गत है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक पीस को उठाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, देखते हैं निर्धारित टॉलरेंस के अंदर है कि नहीं है। अगर उसके अंदर परिशुद्धता अथवा यथार्थता अगर बनी है तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा लॉट क्या है, एक्सेप्टेबल है, यानी सारे प्रोडक्ट हमारे सही हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलिंग चार्ट तैयार करते हैं, एक स्टैटिस्टिकल कंट्रोलिंग चार्ट हम तैयार करते हैं और उस कंट्रोलिंग चार्ट के आधार पर यह देखते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसे आगे रोकना है या उसे जारी रखना है या बनाए रखना है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में वेरिएशन आ रहा है तो आगे कंट्रोल चार्ट हमें खुद बता देगा कि इसकी क्वालिटी ड्रॉप हो रही है या क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। तो उसके आधार पे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, एक कंट्रोल में रख सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर मेजरिंग ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और या हम बोल सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका क्या होती है, एक मशीनिंग सतह होती है, मशीनिंग सरफेस होती है। उस मशीनिंग सरफेस के पास बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, अननोन क्वांटिटी हो सकती है जिसको हमें मेजर करने की आवश्यकता है। वो अननोन पैरामीटर्स या अननोन क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है, या अननोन राशि बोल सकते हैं। जैसे कि आपको लंबाई मेजर करनी है, राउंडनेस मेजर करना है, एंगल मेजर करना है, टेपर मेजर करना है, थ्रेड मेजर करना है, गियर मेजर करना है। इन सभी को मेजरमेंट के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, फॉर मेजरिंग ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए और उसका स्कोप वहीं पे यूज होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फॉर मेजरिंग ऑफ डिफरेंस पैरामीटर्स में कैसे मेट्रोलॉजी क्या है, इसका स्कोप है। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं, आपको पता होगा लंबाई को स्केल से आप मेजर कर लेते हैं, कोड को हमारे लिए कोड का प्रोटेक्टर या अदर डिवाइसेस आते हैं मेजर कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इंडस्ट्री में जब प्रोडक्ट बनता है और जब उसका इंस्पेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली उसका हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का हम बार बार यूज कर रहे हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होती है और प्रिसीजन होता है, या तो बोल सकते हैं यथार्थता और परिशुद्धता होती है, वो घट सकती है या उसमें कमियां आ सकती है, एरर आ सकता है। इसकी वजह से हमें एक निर्धारित समय अंतराल पे जो भी हमारे पास मापन यंत्र हैं उनका क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस या निरीक्षण करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक हमारा प्राइमरी स्केल है या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ से इन सभी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को क्या करना चाहिए, कैलिब्रेट करना चाहिए। कैलिब्रेट करने का मतलब ये हुआ दोनों इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेना चाहिए और देखना चाहिए क्या इनके द्वारा जो भी माप है उनमें डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे हैं।
ज़्यादा एरर तो नहीं आ रहे हैं आप लोग को। आई होप ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स। फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स का तात्पर्य है, हमें पता है जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि जो मशीन टूल्स हम यूज कर रहे हैं क्या वह सही रूप से लगा है कि नहीं लगा है। अगर वो मशीन टूल्स सही रूप से नहीं लगा होगा या उन मशीनिंग के साथ में किसी प्रकार का डिसअलाइनमेंट होगा तो उसके द्वारा जो निर्मित प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली उसमें एरर आएगा या उसके पैरामीटर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यही कारण है इस प्रकार के एरर से बचने के लिए या मशीनिंग एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मशीन टूल्स होते हैं उनकी अलाइनमेंट करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी ड्रिल मशीन से ड्रिल कर रहे हैं, अगर ड्रिल मशीन के अंदर जो बिट लगा हुआ है वो वर्टिकल एक्सिस पे नहीं लगा हुआ है, थोड़ा बहुत इंक्लाइंड है या टेपर है, तो जब भी आप होल बनाएंगे वो होल क्या होगा, हमारे अलाइनमेंट पे न होकर के डिसअलाइन हो जाएगा, वो कुछ तिरछा होगा। तो हमने ये देखा, हमने मशीनिंग ऑपरेशन किया ड्रिलिंग का, वो ड्रिलिंग द्वारा जो हमें ड्रिल प्राप्त हुआ वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, मशीन की अलाइनमेंट नहीं की थी, मशीन टूल्स की अलाइनमेंट नहीं की थी। अगर हम ड्रिल बिट का अलाइनमेंट कर लिए होते तो होल क्या मिलता, हमें सही मिलता। दूसरी चीज़ आपको पता है, जब किसी कटिंग टूल द्वारा ऑपरेशन होता है, अगर कटिंग टूल सही से नहीं लगा हुआ है या डिसअलाइनमेंट है तो आपको पता है जो डिजायर्ड ऑपरेशन है, जैसे आपको टर्निंग करना है, स्ट्रेट टर्निंग हो सकता है, वो स्ट्रेट टर्निंग ना होकर किसी एंगल पे टर्निंग होने लगे, टेपर टर्निंग होने लगे। तो यही कारण इन सभी के लिए हमें क्या होना चाहिए, फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर्स मैं यहीं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को ऐसे ही डेली डालता रहूँगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।